हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एट जूनियर लेवल हम कैसे प्रिपेयर करें। क्या ये सही है कि जूनियर लेवल से ही हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमें जूनियर लेवल से नहीं करनी चाहिए तो ये गलत है। बिल्कुल हमें जूनियर लेवल से ही कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, आइए रीज़न को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बना रखा है। यहाँ पे 2 ईयर के बच्चे हैं, यहाँ पे 6 ईयर के बच्चे हैं, यहाँ पे 14 ईयर तक के और ये 25 ईयर प्लस हमने दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पिक पॉइंट है वो 14 ईयर पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये पिक पॉइंट पे है। यानी कि जो सीखने की जो सबसे ज़्यादा क्षमता होती है वो इस एज ग्रुप में होती है। 14 ईयर के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा सीखा जा सकता है, उस समय हमारा मेमोरी लेवल पिक पे होता है। और इसी तरीके से हमें 6 ईयर से बच्चों को एकदम अच्छे तरीके से अटेंशन देना चाहिए बच्चों को, 6 से लेकर के कम से कम 14 ईयर तक में, क्योंकि इसी जोन में बच्चे को सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो हम क्यों ना इसी टाइम पे बच्चे को इस तरीके से ट्रेंड करें, इस तरीके से हम कोचिंग दें कि बच्चा एक अच्छे लेवल पे जा कर के कभी फ्यूचर में इसको प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम इनको ट्रेंड करते हैं 6 से 14 ईयर के बीच में ही। ऐसा मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि मैं कोचिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। आप यूट्यूब ऑनलाइन से भी आप इस वीडियो को देख कर के, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो से भी आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जूनियर लेवल पे हम आखिर क्यों सोच रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है ना? क्योंकि अभी मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, एक एवरेज मैं बता रहा हूँ। एक मेरा जहाँ तक मेरे को रफ आइडिया पता है कि 10,000 से लेकर के मैं मान लेता हूँ कि 12,000 तक स्टूडेंट जो हैं वो एवरी सिटी में लगभग पढ़ रहे हैं। मैं जूनियर लेवल की बात कर रहा हूँ, जूनियर लेवल यानी कि मैं बिलो 10th की बात कर रहा हूँ। इस बिलो 10th की बात कर रहा हूँ। 10 क्लास से नीचे की बच्चे जो कि 10,000 से लेकर के 12,000 बच्चे हर एक बड़े सिटी में लगभग इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या आप इन बच्चों से पीछे चले जाओगे? अपने इंडिया में टोटल 28, अभी तो प्रेजेंटली 28, या आप मान के चलें 29, ठीक है? तो 28 या 29 मान के चलते हैं अगर 10,000 पर स्टेट से, तो लगभग 2,80,000, 2,90,000। मैं इसको सिंपली 3 लाख एवरेज मान के चलता हूँ कि 3 लाख बच्चे जो हैं, जो आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो आपसे आगे निकल रहे हैं। वो किसी तरीके से स्पेशल कोचिंग करके या किसी तरीके से कोई भी जरिया हो उनका पढ़ने का, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये 3 लाख बच्चे। और यही 3 लाख बच्चे आगे चल करके आपके करियर के लिए बाधा बनेंगे, यानी कि आपको कॉम्पीट करेंगे, आपको कॉम्पिटिशन देंगे ये लोग। तो क्या आपको नहीं स्टार्ट करना चाहिए इस जूनियर लेवल पे? बिल्कुल कर लेना चाहिए दोस्तों। तो इसके क्या फ़ायदे हैं कि जूनियर लेवल से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे? तो सबसे पहली बात कि जूनियर लेवल में जो आप उसको अपने बच्चों को जो पॉकेट खर्च देते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर बच्चा स्कॉलरशिप ले लेता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तो। और बहुत सारे बुक वगैरह जो भी हैं, छोटे मोटे काम जो बच्चे खुद कर सकते हैं, उनके अमाउंट से जो स्कॉलरशिप के मनी है उन्हीं से हम कर सकते हैं वो छोटे मोटे काम। नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कहने का मतलब है कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जाएंगे, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि आपने इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम दी और आईआईटी दिल्ली में चले गए। तो आईआईटी दिल्ली में जाने के बाद में जब 20 बच्चों से आप मिलोगे तो वहाँ पर डिस्कशन होगा। तो जब पता चलेगा कि अच्छा आपने केबीपीवाई भी निकाला हुआ है, एनटीएससी भी निकाला हुआ है, आईजेएसओ भी निकाला हुआ है, तो नो डाउट उसकी वैल्यू बढ़ जाती है थोड़ी सी कि नहीं बच्चा शुरू से ही टैलेंटेड है। तो एक वैल्यू एडिशन भी होता है। पर्सनल डेवलपमेंट तो होता ही है, दिमाग का इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है उसमें कि नो डाउट बच्चे की सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बचपन में ही इतना, आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुन रखे होंगे पहले से ही कि छोटे छोटे एज ग्रुप में ही बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे बच्चे पहुंच रहे हैं आजकल। ये इसी कारण हो पा रहा है क्योंकि बच्चे को बचपन से ही 6 से 14 ईयर्स के बीच में ही ऐसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रैब करने का जो कैपेसिटी है वो इसी एज में है, तो इसको ट्रेंड किया जा रहा है अच्छे तरीके से, तभी ये चीज़ आप देख पाते हैं।
एप्टीट्यूड बिल्डिंग तो होती ही है, साथ में क्या होता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को किस तरीके से फोड़ा जाए, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करी जाए, ये आपको बेहद अच्छे तरीके से आइडिया मिल पाता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जूनियर लेवल में ही हम स्टार्ट करें, और जो अदर स्टूडेंट हैं जो अब तक स्टार्ट नहीं किए हैं उससे आप एक स्टेप आगे होते हैं अगर आप इन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइए, कि हम आखिर पहले स्टार्ट क्यों करें, इसका क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी आप 11 जैसे 6 7 8 9 10 की अगर हम बात करें तो इसका बेसिक्स जो है आपको बहुत मजबूत हो जाएगा। जो भी आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, एनसीईआरटी से इवन जो भी पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के लिए, तो वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अब भी होता है, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको अच्छे प्रॉब्लम कराए जाते हैं, यानी कि एक अच्छे लेवल के जहाँ पे सोचना पड़े, आपको अपने दिमाग का यूज़ करना पड़े, वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम कराए जाते हैं इस लेवल पे। तो ज़रूर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 7 8 9 10 में ही उसका बेस फाउंडेशन के साथ में जो आप बोर्ड देते हो उसके साथ साथ में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाती है अगर आप इस लेवल पर तैयारी करते हैं तो। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेंचमार्किंग एट मैक्रो लेवल, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप यहाँ पे कॉम्पीट करते हैं बच्चों से। नेशनल इवन इंटरनेशनल लेवल पे IJSO क्या होता है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं। और नेशनल लेवल पे सोचिए, जब आप 12-15 लाख बच्चों में से जब आप जीत करके आएंगे कुछ, है ना, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल, तो आपकी कॉन्फिडेंस कहाँ होगी। आप फ्यूचर में डिसाइड कर पाएंगे कि मैं क्या करूँ। किसी भी चीज़ में आप कदम रखोगे, किसी भी चीज़ में सोचोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस से आओगे कि नहीं, इसको तो मैं करके रहूँगा। तो ऐसा होता है आपको प्रिपरेशन करने से जूनियर लेवल पे। तो और पहला टेस्ट भी मिल जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि पहला, जैसे आपको सफलता मिलती है NTSE में, IJSO में, या IMO में, या RMO में, PRMO में, इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अगर सफलता मिलती है तो ये बहुत ही बड़ा आपके लिए अचीवमेंट होता है दोस्तों। चलिए, इसको किस तरीके से आखिर प्रिपेयर किया जाए। आपने तो सर ये बता दिया कि आखिर कैसे इसको जूनियर लेवल में स्टार्ट किया जाए, लेकिन अब प्रिपरेशन कैसे करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आप हम जूनियर लेवल से ही प्रिपेयर कर रहे हैं चीज़ों को। तो सबसे पहली बात, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी आप कर रहे हो तो ये श्योर है कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 ईयर्स, तो मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक जो लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके क्वेश्चंस आपको करने बेहद ज़रूरी होते हैं अगर आप जूनियर लेवल से सही से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो एनालिसिस करिए टॉपिक्स कवर्ड का, है ना, मतलब कहने का मतलब जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं या टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसका एनालिसिस साथ में करते चलिए। क्या एनालिसिस मतलब, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट लिए, कितने गलत किए, और अगले टेस्ट में वो गलती ना करें जो इस टेस्ट में आपने करे हैं। तो इस तरीके की गलतियां को आप रिमूव करें। वो ऐसा नहीं है कि पेपर आपने दिया और पेपर आकर के घर में ऐसे जगह फेंके कि दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो फिर फ़ायदा ही नहीं वो टेस्ट देने का। तो टेस्ट दीजिए तो उस टेस्ट पेपर पे एनालिसिस ज़रूर करिए, अदरवाइज टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट होता है आपका मिरर, आपको वो आईना दिखाता है कि आप किस जगह पे हो, क्या गलतियां कर रहे हो, तो उससे आप सुधारें। तो आपको सुधारना है तो उससे उस पेपर को एनालिसिस करिए और अच्छे तरीके से देखिए कि कैसे उससे ओवरकम करें, उसको हम रिमूव कैसे करें जो गलतियां हम कर रहे हैं। यहाँ पे एनालिसिस आफ्टर पेपर जरूर करें, जो अभी मैंने बताया है। ठीक है, अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके आंसर की या तो उनके वेबसाइट में अवेलेबल होता है, या जितने भी कोचिंग जो होते हैं बड़े बड़े कोचिंग, वो सभी अपने वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं आंसर की को उसी दिन। एक्चुअली वेबसाइट में लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला होता है वो लेट से अपडेट करता है, बट कोचिंग वाले उसी दिन, जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन उसके एक्सपर्ट लोग यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। सो बेहतर होगा आप रीचेक कर सकते हैं, अपने आंसर को मैच करा सकते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें और हम डिस्कशन कर लें यहाँ पे। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम VS बोर्ड एग्जाम्स, तो यहाँ बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है, साथ में दोनों ही चलते हैं। तो बेहतर होगा जूनियर लेवल पे स्टार्ट करना, ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पे आप पूछ सकते क्या ये जल्दी नहीं है स्टार्ट करना? मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, आपको ये जल्दी स्टार्ट करना ही चाहिए। अगर आप उन 3 लाख बच्चों से आगे निकलना चाहते हो, अभी से ही आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप
लास्ट में करोगे तो हेक्टिक हो जाएगा, आप फिर सफ़र करोगे आगे चल करके। अब आप देखेंगे कि सर ये मैं तो 7, 8, 9, 10 में, या पेरेंट्स भी सोचेंगे 7, 8, 9, 10 में बच्चों को क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही कराना रहेगा, या हेक्टिक नहीं हो जाएगा उसके लिए, क्या वो गेम नहीं खेले, क्या वो खेलने के लिए बाहर नहीं जाए। मैंने कभी मना नहीं किया है कि गेम ना खेले बच्चे, खेलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम को कुछ इस तरीके से मैनेज करें कि उनके वीकली खेलने का प्लान भी हो, 1 से 2 घंटे रोज़ अपने खेलने का समय निकाल सकें, ऐसा प्लानिंग ज़रूर करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में हूँ कि आपको गेम में भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आपका इंटरेस्ट उसी में हो तो उसमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इंटरेस्ट पता चलता है बचपन में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा तो बड़े ईजी तरीके से आपको डिसीजन ले पाओगे आगे चल करके कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी स्लाइड में मैंने लिख रखे थे टॉपिक्स मैंने डिस्कशन कर दिए हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर करें और प्रिपरेशन करें तो एंजॉय करके करें, क्लास में मज़े लें। और इसी तरीके से आज की वीडियो में जो भी हमें बताना था मैंने पूरी बात बता दी है दोस्तों। तो आज के वीडियो में विदा लेने का समय हो गया, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।